लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 पढ़ा था जीसी लोंग का। अभी शुरुआत ही की थी। चैप्टर का नाम है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। ओके, तो 2-3 स्लाइड्स पढ़ी थी, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, अर्थ क्रस्ट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जियोलॉजिकल मतलब जियो वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब है अर्थ सर। ठीक है, जियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है? अर्थ में चेंजेस होना। ठीक है, यानी धरती में कुछ चेंज होना। अब धरती में चेंज कैसे होता है? धरती में चेंज दो तरह से होता है सर, एक इंटरनल फोर्सेस के कारण और दूसरा होता है सर एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस जैसे कि ओरोजेनेसिस, जैसे बिल्डिंग अप ऑफ न्यू माउंटेन्स। धरती ऐसे है, प्लेन है, ठीक है, ओरोजेनेसिस हुई तो जो फोल्डिंग हमारी शुरू होनी हुई उसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस। ठीक है, इट मींस बिल्डिंग अप ऑफ न्यू माउंटेन्स। तो जब ओरोजेनेसिस होगा तो जो धरती की शेप है वो चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो the first force is orogenesis, first internal force is orogenesis, second one is folding or faulting, that is upliftment और depression of particular area। अगर folding होगी तो upliftment होगी और अगर faulting होगी तो depression होगा, जाहिर सी बात है। तीसरी है सर वोल्केनिक डिस्टर्बेंसेस। वोल्केनिक डिस्टर्बेंसेस आल्सो मॉडिफाई द लैंडस्केप। ठीक है, ज्वालामुखी फूटेगा, धरती फटेगी, ठीक है ना। अब उसको जो धरती की मॉडिफिकेशन होगी उसकी वजह से, वोल्केनो की वजह से। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम इंटरनल फोर्सेस। उसके बाद आते हैं सर एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बाहर से क्या फोर्सेस लग रही हैं जिस वजह से धरती की जो शेप है वो चेंज हो जा रही है। दैट इज जियोलॉजिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस का काम क्या है? दैट वियरिंग अवे द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर से उसकी परत को उतार देना। ओके, इट कॉजेज लॉरिंग एंड लेवलिंग आउट सरफेस। ओके, इट इज नोन एज डेनुडेशन, इसको डेनुडेशन बोलते हैं, विच इज कैरिड आउट इन 4 फेजेस। वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? वेट डी, दैट इज वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। आपको मैंने कल भी बताया था कि ये चारों फेजेस आपने याद रखने हैं। पहले वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब होता है सर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस। बादल है, बरसात हुई, बरसात कंटिन्यूसली पड़ रही है एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो धीरे धीरे क्या होगी, उस रॉक की डिसइंटीग्रेशन शुरू होगी, छोटे छोटे कण उसके उतरने शुरू होंगे ना रॉक के, जैसे बरसात तेज से पड़ रही है। ओके, दूसरी आती है इरोजन। इरोजन क्या होता है सर? एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट्स। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मूविंग एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, इट इज मूविंग, विंड इट इज मूविंग, आइस इट इज मूविंग, वेव्स। ठीक है, लहरें। उसके बाद आता है सर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस टू अ न्यू पोजीशन। ठीक है ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या होता है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। उसका चौथा फेज है डिपोजिशन। डेनुडेशन का चौथा फेज है डेनुडेशन, सॉरी, डिपोजिशन, दैट इज डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर इट मे अक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स। ठीक है ना, मतलब एक जगह, जैसे सपोज करो आज एक जगह से मिट्टी उड़ के आई है, उसने यहाँ पे, हवा ने थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट कर दी। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद भूकंप आया है या भूचाल आया है, मतलब कोई भी सुनामी आई या कोई भी बहुत ज्यादा तगड़ा तूफान आया, तो थोड़े टाइम बाद फिर दोबारा से आंधी वगैरह चली और यहाँ पे थोड़ा सा उसने मिट्टी इकट्ठी कर दी। तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद, काफी समय बाद, ओके, काफी समय बाद यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी होगी। ठीक है, और यहाँ पे डिपॉजिट होगी। तो ये क्या होगी सर? आपकी डिपोजिशन। मास वेस्टिंग मींस इरोजन? नहीं, मास वेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ इरोजन, इट डज नॉट मीन इरोजन। ओके, इरोजन से क्या होता है? मास वेस्टिंग होती है। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे यार, लैंडस्लाइड वगैरह आएगा उसमें पढ़ेंगे। ओके, ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेनुडेशन के ये प्रोसेस है, फेज है 4। ओके, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। उसके बाद आता है सर, हमने पढ़ा था वेदरिंग। वेदरिंग, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा वेदरिंग है, तो वेदरिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वेदरिंग का मतलब जैसे पहले बता चुका हूँ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग दो तरह की होती है, केमिकल वेदरिंग और दूसरी होती है फिजिकल वेदरिंग, या फिर आप उसको कह सकते हो मैकेनिकल वेदरिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग। इट इज द
बेसिक प्रोसेस बाय विच डेनुडेशन प्रोसीड्स, ठीक है, बेसिक प्रोसेस है जिससे जो डेनुडेशन है वो प्रोसीड होती है। एक्सट्रीमली स्लो है, यानी कि ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन होती है रॉक्स की ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर। अब आप कहोगे सर ग्रेजुअल कैसे होती है, धीरे धीरे कैसे होती है? अब जैसे समझेंगे, एयर एंड वाटर कंटेन केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, हवा में और पानी में कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं विच सेट अप द केमिकल रिएक्शन। ओके, और जब केमिकल रिएक्शन होती है इट वीकन्स और डिसॉल्व द सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स विच लेड टू लूजनिंग अदर क्रिस्टल एंड वीकनिंग द होल सरफेस, ठीक है ना। बारिश है, बारिश में केमिकल है, बारिश एक चट्टान के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, उसमें केमिकल है। अब चट्टान में भी कुछ केमिकल्स होंगे, वो आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, वो जो सरफेस है, वो जो रॉक का सरफेस है, वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा या फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ जो पार्टिकल्स हैं, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो रॉक के, चट्टान के, वो धीरे धीरे लूज होना शुरू होंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लूजनिंग अदर क्रिस्टल एंड वीकनिंग द होल सरफेस, और वो जो सारा सरफेस है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू करेगा, होगा, ठीक है। इसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो होगा क्या, बचेगा क्या, जो उसका अवशेष होता है रॉक का, वो उसको बोलते हैं सर हम रिगोलिथ, दैट इज रिमेन्स ऑफ रॉक, ठीक है ना। जब वेदरिंग हुई उसके बाद जो अवशेष बच रहा है उसको बोलते हैं रिगोलिथ, दैट इज रिमेन्स ऑफ रॉक व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ सॉइल, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि उसमें रिगोलिथ ही होता है, इट आल्सो कंटेन, सॉइल आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है, व्हिच मेक इट फर्टाइल एंड अलाउज क्रॉप टू बी ग्रोन, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है केमिकल वेदरिंग तक? बेसिक प्रोसेस है जिससे डेनुडेशन शुरुआत होती है केमिकल वेदरिंग से। केमिकल रिएक्शन सेटअप होती है, ठीक है, ईदर फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ एयर और वाटर, ठीक है। एयर वाटर में आपके केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेटअप करते हैं केमिकल रिएक्शन, जिस वजह से जो रॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक होना शुरू होते हैं, जिससे लूजनिंग होने शुरू होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है, और जिससे पूरा सरफेस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। फिर वो जो बचता है रॉक का जो अवशेष, उसको बोलते हैं रिगोलिथ, दैट इज रिमेन्स ऑफ रॉक, जो कि सॉइल फॉर्मेशन का बेसिक बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल में सिर्फ रिगोलिथ ही होता है, इट सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है, ठीक है, व्हिच मेक्स इट फर्टाइल एंड अलाउज अदर क्रॉप टू बी ग्रोन। ओके, उसके बाद आता है सर आपका थ्री मेजर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में तीन तरह के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। पहला है सर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है सर? many minerals dissolved by water especially with rain water। वो कहते हैं काफी मिनरल्स होते हैं, जो चट्टान में काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी से, ठीक है, स्पेशली रेन वाटर से, ठीक है। मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस इन द लाइमस्टोन रीजन। वो कह रहा है कि लाइमस्टोन रीजन, लाइमस्टोन कौन सी रॉक है, कोई बताएगा जल्दी से, बिना गूगल करे बताना। लाइमस्टोन कौन सी रॉक है, जल्दी बताएंगे। सेडिमेंट्री है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है? जल्दी बताया था यार मैंने, जो हम लोग कर रहे थे। वेरी गुड बिंदु, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। वो कहता है कि जो वेदरिंग प्रोसेस है सबसे ज्यादा बढ़िया कहाँ पे होगा, लाइमस्टोन रीजन में होगा। यानी कि लाइमस्टोन कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अब लाइमस्टोन रीजन में क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज लाइमस्टोन इज द ओनली रॉक टू सफर फ्रॉम सॉल्यूशन। वो कहते हैं लाइमस्टोन इकलौती ऐसी चट्टान है जो कि सफर करेगी सॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। यानी कि अगर पानी उसके ऊपर डलेगा तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। कौन सी चट्टान? लाइमस्टोन। ओके, वो कहता है कि अदर रॉक प्रोसेस इज मच स्लोअर, मतलब अगर बाकी रॉक को आपने डिसॉल्व करना है तो इट विल टेक टाइम, बट जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगी, जल्दी से डिसॉल्व होगी, वो है लाइमस्टोन। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रॉक in weathering process? So the answer here is limestone. Okay, limestone rock. Okay, other rocks process is much slower. Density of joints and cracks are crucial to the speed of weathering। वो कहते हैं कि जो joints होते हैं रॉक में, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपको ये दिखा देते हैं पिक्चर में, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो बीच में कितने गैप्स हैं, ठीक है। जितने ज्यादा गैप्स होंगे उस पर डिपेंड करता है, क्या कह रहे हैं वो, उस पर डिपेंड करता है कि वेदरिंग कितनी जल्दी होगी, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ जॉइंट्स एंड क्रैक्स आर क्रूशियल टू द स्पीड ऑफ वेदरिंग। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं? पोर्स भी होते हैं। पोर्स समझते हो? छोटे छोटे सुराग, मोरियम, स्किन में भी होते हैं ना, कईयों के फेस पे भी गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे पोर्स कहते हैं। लड़कियों को तो पता ही होगा, वो क्रीम व्रीम लगाती हैं कि चेहरे पे पोर्स हो गए, गड्ढे हो गए, है ना। पोर्स और स्पेसिस, ठीक है।
तो सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक में भी, सेडिमेंट्री रॉक तो आपको पता ही है, क्या बताया था मैंने, अलग अलग लेयर्स बनती हैं, ठीक है, पेबल्स वगैरह इकट्ठे करके। तो इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस, ठीक है ना, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये स्पेस है, बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। स्पेस की वजह से इसकी जो वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, वो आसानी से हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है। और सेडिमेंट्री में भी सबसे बढ़िया किसकी होती है, लाइमस्टोन की, ओके। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक हैज पोर्स और स्पेसिस, ठीक है। और जहां पे वार्म और वेट क्लाइमेट होगा, वार्म और वेट जहां पे होगा, सेडिमेंट्री रॉक, यार सेडिमेंट्री रॉक इधर ऑर्गेनिकली इधर केमिकली, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की बात हो रही है। वार्म और वेट क्लाइमेट प्रमोट द रैपिड केमिकल वेदरिंग, ओके। वार्म और वेट क्लाइमेट में जल्दी से होगी केमिकल वेदरिंग। क्यों होगी केमिकल वेदरिंग जल्दी से? क्योंकि सर जहां वार्म होगा वहां पे जल्दी से इवेपोरेट होगा पानी, ठीक है। इवेपोरेट होगा तो जल्दी से कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद बरसात होगी, बरसात जितनी ज्यादा होगी वहां पे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी मिनरल डिसॉल्व बाय वाटर स्पेशली विद द रेन वाटर, ठीक है ना। तो जहाँ रेन ज्यादा होगी, ठीक है, रेन ज्यादा कहाँ होगी, वार्म और वेट क्लाइमेट जहाँ पे होगा, ठीक है, बिकॉज इट प्रमोट द रैपिड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस, इस केमिकल वेदरिंग प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व होगी कोई चीज, ओके। उसके बाद आता है सर दूसरा आपका ऑक्सीडेशन, मतलब वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग ही पढ़ रहे हैं उसमें, इसमें केमिकल से रिलेटेड आएंगी, ठीक है ना। पहले तो सॉल्यूशन हो गया, पहले तो नॉर्मल पानी डाला, ठीक है, उस पानी में भी केमिकल्स होंगे, उस रेन वाटर में भी केमिकल होंगे। उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन सेटअप होनी है केमिकल वेदरिंग में, ये चीज ध्यान रखेंगे। दैट इज रिएक्शन, ऑक्सीडेशन तो बच्चों बच्चों को बताया, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और वाटर विद मिनरल्स इन द रॉक। एग्जाम्पल, रॉक कंटेनिंग आयरन, अगर कुछ चट्टान है उसमें आयरन है, ठीक है, व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड, FeO, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्ट, जंग, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। Why red soil is red? Because of the presence of, because of the presence of what? Why red soil is red? FeO. Very good, Shruti. Iron oxide. Okay. Iron oxide loosening overall structure of rock, ठीक है, and weakening them, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, एक तो स्ट्रक्चर वीक कर देगा, ठीक है, लूजनिंग कर देगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके जो ऑक्सीडेशन की वजह से जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होगा और धीरे धीरे उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, ओके, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा। तो ये होगी ऑक्सीडेशन। पहला था सॉल्यूशन, दूसरा था ऑक्सीडेशन, और तीसरा है सर हमारा डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन कैसे होती है सर, डीकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या है, सपोज करो within a soil having bacteria which thrive on decaying plant or animal material, ठीक है, which cover rocks, it produce acids which when dissolved in water speed up the weathering of underlying रॉक्स। वो कहता है कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है, सभी को पता है, ठीक है, जो कि किस पे थ्राइव करता है, जो भी मरे हुए गले सड़े पौधे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर लग जाता है, या फिर एनिमल के रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जानवरों की जो बॉडीज वगैरह होती हैं उसके ऊपर थ्राइव करते हैं, ठीक है, जो कि रॉक को कवर करके रखते हैं, ठीक है। जब रॉक को कवर करके रखेंगे तो कुछ टाइम बाद वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। आपने कभी सुना होगा कि कहते हैं ना यार ये नॉनवेज वगैरह कम खाना चाहिए, द रीजन बीइंग इज कि नॉनवेज एक तो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, अराउंड 72 आवर्स लेता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने में। तो और जब आप उसको इनटेक करते हो तो आ, होता क्या है, वो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मरे हुए जानवर के ऊपर बैक्टीरिया ज्यादा थ्राइव करेगा, ओके। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब बासी भी नहीं खाना चाहिए, मतलब नॉनवेज है जो बासी नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहा है कि विद इन अ सॉइल हैविंग बैक्टीरिया विच थ्राइव ऑन द डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल विच कवर रॉक्स एंड इट प्रोड्यूस एसिड्स। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे सपोज करो हमने नॉनवेज खाया, कई बार होता है ना पेट अपसेट हो जाता है नॉनवेज खा के, स्पेशली नॉनवेज खा के, क्योंकि क्या होता है ना इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होता है। कई बार अगर आपने गंदा चिकन खा लिया, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अंदर ही ये एसिड प्रोड्यूस करता है। तो कई बार बहुत ही ज्यादा
डकार से आते हैं, अजीब सा हो जाता है अंदर से, क्योंकि वो एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिमिलरली जब वो रॉक के ऊपर लगी होती है वो मिट्टी, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, तो जब वो एसिड प्रोड्यूस करता है तो विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर स्पीड अप द वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स, ठीक है। वो एसिड प्रोड्यूस करता है और जब बारिश होती है तो एकदम से वो स्पीड अप कर देता है वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, किसका, अंडरलाइंग रॉक्स का, हाँ बिल्कुल, एसिडिटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स जैसे कि मोसिस और लाइकन्स कैन लिव ऑन बेयर रॉक सो लॉन्ग एज द सरफेस इज डैम्प, जब तक सरफेस वो क्या होगा, डैम्प होगा, तब तक उसके साथ चिपके रहेंगे, एंड एब्जॉर्ब केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम रॉक्स एज फूड्स एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। तो कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे और प्लांट्स जो जैसे कि मोसिस और लाइकन्स, ठीक है, ये जनरली डैम्प रॉक के ऊपर, डैम्प सरफेस के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, केमिकल एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं रॉक में से। रॉक में केमिकल एलिमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी रॉक में आयरन पाया जाता है किसी चट्टान में, तो वो आयरन एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी मिनरल्स हैं, ठीक है, और जब वो कुछ एज अ फूड लेंगे तो कुछ प्रोड्यूस भी तो करेंगे ना, ठीक है ना, एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, और वो ऑर्गेनिक एसिड क्या करता है सर, वेदरिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। देयरफॉर दे एक्ट एज बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है, वो केमिकल वेदरिंग भी कर रहे हैं और एक तरह से मैकेनिकल वेदरिंग भी करेंगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। केमिकल वेदरिंग के 3 प्रोसेस हैं, पहला है सॉल्यूशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन और तीसरा है डिकम्पोजिशन। सर कुक्ड फूड पे किल नहीं हो जाते बैक्टीरिया? हाँ हो जाते हैं, लेकिन कई बार नॉन वेज के ऊपर ना, नॉन वेज जैसे सपोज करो आपने रात में बनाया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप रख दो थोड़ी देर के लिए, कई बार होता है खराब हो जाता है, वो बैक्टीरिया लग जाता है उसमें, कभी नोट करना, कभी घर में इवन की रोटी के ऊपर भी लग जाता है, फंगस लग जाती है, कभी देखा है रोटी व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है, फूंगी बोलते हैं उसको घर में, ऐसे मम्मी कभी देखा होगा। इवन की चिकन भी खराब हो जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, इवन मिठाई भी हो जाती है कई बार थोड़े टाइम बाद, ठीक है ना। हाँ स्मेल भी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, केमिकल वेदरिंग के। वेदरिंग समझ आया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है, पहला प्रोसेस हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर 3 प्रोसेस है, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन। सॉल्यूशन में रेन वाटर से रिलेटेड, जब रेन वाटर पड़ेगा तो वो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। दूसरे में ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और तीसरा है सर उससे केमिकल वेदरिंग होगी। और तीसरा है सर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे होगी, सॉइल में बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स का, ठीक है, जो कि थ्राइव करते हैं किसी चट्टान के ऊपर जब वो डैम्प होती है, जैसे कि मोसिस और लाइकन्स भी बताया, ठीक है, और वो केमिकल एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं रॉक से एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जब प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड स्पीड अप कर देता है वेदरिंग प्रोसेस जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है। ये हमारा मेन मुद्दा, ठीक है। तो 3 हमने पढ़ लिए, आपको समझ आ गई, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होगी ना कोई चीज, ठीक है ना, तो तभी बैक्टीरिया लगता है, ये ध्यान रखेंगे। डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ईदर केम फ्रॉम द सॉइल विच हैविंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, डेफिनेशन के रट्टे बिल्कुल मत लगाना जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर। कंसेप्ट क्लियर होगा ना, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई डाउट हो, आगे चलें और क्लियर। चलो फटाफट खत्म करनी है यार हमने ना, मतलब दिसंबर के महीने में खत्म कर देनी है बस, ये जीसी लिया हूं। उसके बाद आती है सर आपकी फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रॉक, ठीक है। आप कहोगे सर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है सर? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है सर, अब सपोज करो एक रॉक है, ठीक है, दिन में उसको गर्मी मिल रही है, रात में उसको ठंडी मिल रही है, गर्मी मिल रही है, ठंडी मिल रही है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएंगी रॉक की, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक कैसे होती है, रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस दैट इज हॉट और कूल।
ठीक है। इन डेजर्ट, डेजर्ट जहाँ रेगिस्तान वगैरह होते हैं वहां पे क्या होता है, रॉक्स एक्सपोजिंग टू अ ब्लेजिंग सन, दिन में क्या होता है बहुत गर्मी होती है, एंड आर इंटेंसली हीटेड, सो आउटर लेयर एक्सपेंड मच फास्टर देन द कूलर इंटीरियर ऑफ द रॉक्स, ठीक है। लेकिन रात में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो आउटर लेयर कॉन्ट्रैक्ट मोर रैपिडली देन द इंटीरियर विच सेटिंग अप इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है, एंड रिपीटेड एवरी डे फॉर मंथ्स एंड ईयर, और काफी महीनों और साल तक इस तरह से चलता रहता है, विच लेड टू द रॉक्स, क्या हो जाती है, रॉक में क्रैक आ जाते हैं और रॉक क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जैसे आपके ऊपर भी है, दिन में आपके पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है, रात में प्यार चल मेरा बेटा अब ये है वो है, ठीक है, रात को कोई फोन लेके देंगे तेरे को, एक बार बन जा तू आईएएस, ये बन जा, दिन में डांट दिया, ठीक है, दिन में गर्मी होगी रात में ठंडक होगी, पहले दिन में आपको गुस्सा चढ़ गया रात में आप ठंडे हो गए, ठीक है, तो इस तरह से ठंडे गर्म होके आप एक तरह से टूट जाते हो कि यार ये क्या यार बेवकूफ बना रखा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी ऐसी होगी, दिन में गर्म रात में ठंडी, ठीक है ना, यानी रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस। हमने यहाँ डेजर्ट का एग्जांपल लिया है, रॉक्स जब दिन में सन के एक्सपोजर में आते हैं, ओके, तो इंटेंसली हीट हो जाते हैं, ठीक है, तो आउटर लेयर एक्सपेंड हो जाती है, जब रात को ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मोर रैपिडली देन द इंटीरियर विच सेटिंग अप द इंटरनल स्ट्रेसेस, तो अंदर से बंदा टूट जाता है, ओके, which repeated every day for months and year and which led to the rocks led to crack and split, ठीक है। तो fragments broken from large rock outcrops fall by gravity, वो कहता है कि जब वो फ्रेगमेंट्स ब्रोक हो जाते हैं, हल्की सी उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं सिंपल। तो इससे क्या होती है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगा, रॉक बोलेंगे इसको, ओके। समझ में आया ठंडा गर्म, फिजिकल वेदरिंग का पहला प्रोसेस ठंडा गर्म। अब दूसरा सिमिलर इसी तरह से ही है, वो है सर वेटिंग और ड्राइंग। अब वेटिंग और ड्राइंग कैसी होती है, ये स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में और कोस्टल रीजन्स में होता है, यानी कि कोस्टल रीजन बताया था, जैसे इंडिया की वेस्ट कोस्ट है, कोस्ट मतलब जो नदी के किनारे होता है, ठीक है, उसको कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, तट बेसिकली हिंदी में बोल लो। व्हेन रॉक्स आर वेटेड, आउटर लेयर एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एक्सपेंड, ठीक है, जब मॉइस्चर आएगा, जब रॉक के अंदर पानी आएगा तो थोड़ी सी एक्सपेंड होगी। आप पानी पी लो तो कई बार देखा आप, थोड़े से पेट फूल जाता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा फूल जाता है। सिमिलरली रॉक्स का भी वैसे ही है, जब पानी जाता है, जब कुछ रॉक पानी एब्जॉर्ब करती हैं तो होता क्या है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब ड्राई होती है, जब कई बार आपने सुना होगा, जिम वाले बच्चों को पता होगा, जब ये जो मॉडल्स लोगों का फोटोशूट होता है ना, तो पानी खत्म कर देते हैं बिल्कुल, कहते हैं पानी नहीं पीना बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं पीना होता, क्योंकि उससे जो आपके सिक्स पैक एब्स होते हैं ना, उतने ज्यादा शार्प नजर आते हैं। कभी नोट करना, जितना मैं आपको उसकी, ऋतिक रोशन की मूवी यार ये, क्या नाम है, अभी कौन सी मूवी आई थी, वार मूवी आई थी ना, उसमें उसका वो पूरा स्केड्यूल बताया, तो क्या होता है 3 दिन पहले, हाँ वो हाँ वाटर शेडिंग शेड्यूल बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 3 दिन पहले पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी आंतड़ियां तक सूख जाती हैं, मतलब फेस भी आपका मुरझा जाता है और बिल्कुल बॉडी में से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आपके जो एब्स होंगे ना, जो सिक्स पैक एब्स बनाए होंगे आपने, वो ज्यादा शार्प नजर आएंगे पिक्चर में, ठीक है। बेकार की चीजें हैं, आपको नहीं करनी, आप अभी बच्चे हो, हाँ बॉडी बिल्डर लोग करते हैं, ठीक है। आपने नहीं करना, कहीं घर बैठ के पानी वानी छोड़ के बैठो, सर ने बताया पानी छोड़ना है, सिक्स पैक ऐप नजर आएंगे, मैं तो ऐसे फोटो लगाऊंगा डीपी पे, नहीं बेटे, ये these stunts are made only for professionals, okay, like us। तो पानी नहीं छोड़ना, ठीक है। And when rocks are dry, moisture gets evaporated and then quickly shrink, which led to repeat, sorry, just hold for a second। कुछ रहेगा क्या, कुछ अच्छा डी पड़ेगी, देख लो, सॉरी, आई सेड व्हेन, कहाँ पे था मैं, हाँ मैं आपको उसका एब्स का एग्जांपल बता रहा था ना, तो क्या होता है ना, जब हम लोग पानी वानी छोड़ देते हैं तो बिल्कुल सूख जाता है, तो सिमिलरली वो कह रहा है व्हेन रॉक्स आर गेटिंग ड्राइड,
मॉइस्चर गेट इवेपोरेट, सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है एंड देन क्विकली श्रिंक्स, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट होता है जिससे क्या होता है, आउटर लेयर स्प्लिट ऑफ, जो बाहर की लेयर होती है वो स्प्लिट ऑफ हो जाएगी। पहले पानी पिया और फिर पानी निकाल दिया, ठीक है, तो आउटर लेयर क्या होगी, स्प्लिट ऑफ होगी, जिसको बोलते हैं हम एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं, जैसे कि अनियन की होती है, एक 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 लेयर उतरती रहती है ना अनियन की, प्याज को काटते हैं, प्याज का छिलक उतारते हैं, एक एक लेयर उतरती है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ओके, समझ आया। हॉट एंड कूल, फिजिकल वेदरिंग कैसे होगी, हॉट एंड कूल एग्जांपल हमने डेजर्ट का लिया, दूसरा लिया वेटिंग और ड्राइंग, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन और कोस्टल रीजन में होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रॉपिक्स में होगा और कोस्टल रीजन में होगा, ठीक है। वो समझ में आया। जब गीली होंगी तो एक्सपेंड हो जाएगी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और जब सूख जाएंगी तो मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा और क्विकली श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, जिससे आउटर लेयर क्या होगी, स्प्लिट ऑफ होनी शुरू होगी, जैसे कि प्याज में होता है, जिसको एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं। ये समझ में आया। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं। ये जैसे पिक्चर में भी दिखाया हुआ, ये रॉक है, ये जो बीच में गैप है इसको बोलते हैं क्रीवाइसिस। क्रीवाइसिस बोले तो नैरो क्रैक और इन लार्ज ज्वाइंट, ठीक है। ये मेरी बुक है जीसी लोंग, ठीक है, जिसमें से मैंने इस पिक्चर क्लिक की हुई है। तो आप लोग भी, मैं वैसे बुक में बना लेता हूँ नोट्स, ठीक है, इन केस मेरे को लगता है कि नोट्स बनाने की जरूरत है तो उसके बनाता हूँ। आज मैं आपको अपने नोट्स की हैंड वो भी दिखाऊंगा, नोटबुक भी दिखाऊंगा, पेज भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने अपने नोट्स बनाया हुआ है। मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। यार टीनी होल नजर आ रहा है क्या, ऊपर लिखा भी हुआ है नैरो क्रैक इन लार्ज जॉइंट, फिर टीनी होल, अपने आप से टीनी नजर आ रहा है, इतना बड़ा क्रैक नजर आ रहा है, लिखा नहीं रहा है यहाँ नैरो क्रैक लिखा हुआ है, दिख रहा है ये नैरो क्रैक और इन लार्ज जॉइंट नजर आ रहा है। व्हाई यू आस्क सच शिटी क्वेश्चंस। यस, कह रहा नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दिल किया मेरा कि शायद टीनी होल तो नहीं है ये। पागल है यार तुम भी। हाँ, उसके बाद आता है सर, हाँ हम फिजिकल वेदरिंग पढ़ रहे हैं, पहले हमने हॉट एंड कूल पढ़ा, दूसरा हमने वेटिंग और ड्राइंग पढ़ा, और तीसरा पढ़ेंगे हम फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है सर टेम्परेट लैटिट्यूड में। वेटिंग और ड्राइंग कहाँ पे, ट्रॉपिकल और कोस्टल रीजन में। फ्रॉस्ट एक्शन कोस्टल रीजन में क्यों होगा, क्योंकि कोस्ट में क्या होता है, यहाँ बार बार पानी आएगा, वो चट्टानों से टकराएगा, ठीक है ना, जैसे इंडिया की कोस्ट है, यहाँ पे पानी आएगा, टकराएगा, और यहाँ पानी रॉक्स के बीच में जहाँ क्रिवाइसिस होंगे यानी इनलार्ज जॉइंट्स होंगे उसके बीच में आ जाएगा, जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ स्टोर हो जाएगा, जिससे क्या होगी, वेदरिंग होगी। कौन सी वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग, जिसको केमिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। ओके, फ्रोस्ट एक्शन कहाँ पे होता है, टेम्परेट लैटिट्यूड में होता है। फ्रोस्ट इज अ पोटेंट रॉक बैरियर, ठीक है, ऑल रॉक्स हैविंग क्रैक्स और जॉइंट्स और पोर स्पेसेस, ठीक है, किसी में ज्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, बट समहाउ ऑल रॉक्स हैव रॉक्स जॉइंट्स और पोर स्पेसेस। आफ्टर शावर, जब बरसात आती है, वाटर या फिर स्नो कलेक्ट इन सच प्लेसेस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, तो वो पानी क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, पानी फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो जाती है बाय 1/10, ठीक है। और अगर रिपीटेड फ्रीजिंग होती है, अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, डीपन और वाइडन द ओरिजिनल क्रैक्स विच ब्रेक द रॉक्स इनटू एंगुलर फ्रेगमेंट्स। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई थी मैंने पहले वाली, ये पानी गया, अभी सपोज करो अब टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, अभी तो पानी इकट्ठा है क्रिवाइसिस में, अब सपोज करो हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया बहुत ज्यादा, तो वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे पिक्चर दिखाई गया, ये जो क्रैक्स थे ये थोड़े से और ज्यादा एक्सपेंड हो गए, लिखा हुआ है ना, वाटर फ्रीजेस एंड एक्सपेंड इन वॉल्यूम प्राइजिंग रॉक्स अपार्ट, जिससे क्या रॉक्स में क्या आ गया, ये गैप आ गया बहुत ज्यादा, ये देख सकते हो आप, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, यानी फ्रॉस्ट एक्शन जब हुआ है, ठीक है ना, इसमें बर्फ जम गई, ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो आप, ये क्रिवाइसिस है बेटा, चट्टाने नहीं है, नोकीली चट्टाने नहीं है। ये समझ में आया, तो एक्सपेंशन कितनी हो जाएगी, बाय 1/10, और रिपीटेड फ्रीजिंग की वजह से दीज क्रैक्स गॉट डीपन एंड वाइडन
which break the rocks into angular fragments। तो इस तरह से फ्रैगमेंट्स ब्रेकअप हो जाएंगे चट्टान के, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से सेपरेट होता जाएगा, ये एंगुलर फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। इस तरह का एक बन जाएगा, इस तरह से दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से फ्रॉस्ट एक्शन होगा। पहला हॉट एंड कूल, दूसरा वेट और ड्राई, और तीसरा फ्रॉस्ट एक्शन टेम्परेचर डिक्लाइन होने की वजह से। ठीक है ना। हॉट एंड कूल कहाँ पे रहेगा? डेजर्ट एरिया में। और आपका वेट और ड्राई किस में रहेगा? ट्रॉपिकल और कोस्टल रीजन में। ठीक है, और आपका फ्रॉस्ट एक्शन कहाँ पे होगा? टेम्परेट एरिया में, क्योंकि टेम्परेट एरिया में डिक्लाइन होगा ना टेम्परेचर। ये समझ में आए? फिजिकल वेदरिंग के तीनों प्रोसेस बता दिए। केमिकल वेदरिंग के तीन प्रोसेस थे, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन। फिजिकल वेदरिंग के तीन थे, एक तो हॉट एंड ड्राई, दूसरा हॉट एंड कूल, दूसरा वेट और ड्राई, और तीसरा फ्रॉस्ट एक्शन। ओके, तो ये तीनों समझ में आए। और इस तरह से जैसे सपोज करो लेक्चर खत्म हो ना, या आप लोग भी अपने नोट्स बनाओ, तो एक बार आंख बंद करके या बिना देखे अपने मन में ही सोचो कि अच्छा पहले मैंने ये पढ़ा, फिर इसके तीन प्रोसेस थे, अच्छा ये ऐसे ऐसे थे, मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, जिस तरह से मूवी एक्सप्लेन करते हो ना अपने फ्रेंड को कि हाँ यार वो पहले कटरीना कैफ आई, फिर सलमान खान ने उसे गुंडों से बचाया, फिर ऐसे ऐसे लास्ट में उनकी शादी होगी। जल्दी से बताते हो ना, 3 घंटे तो नहीं लगाते मूवी समझाने में। सिमिलरली किताबें भी इस तरह से ही समझानी है। ओके। उसके बाद चौथा है हमारा, फ्रॉस्ट एक्शन के बाद चौथा है सर हमारा बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर से क्या होता है? वो कहता है कि केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग से क्या होता है? रॉक्स गेट लूजेंट, मतलब कि रॉक जो है वो ढीली पड़ जाती है, मतलब उसकी जो जुड़ने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लूजेंट हो जाती है। इट फॉर्म क्रैक्स और क्रिवाइसिस। ठीक है, क्रिवाइसिस थोड़े से बड़ों को बोलते हैं, क्रैक्स हल्के हल्के को बोलते हैं। हल्की हल्की थ्रेड आती है उसको क्रैक्स बोलते हैं, और जो वो गैप बन जाता है तो उसको क्रिवाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, प्लांट्स में स्प्राउट अप इन सच क्रिवाइसिस, तो उसमें से कुछ प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए सर, ये चट्टान है सर, ये सारी चट्टान है। ठीक है, तो बीच में जैसे क्रिवाइसिस आए तो बीच में ये जो प्लांट्स हैं इसकी कुछ जड़ें सपोज करो निकल जाती है। कहीं आपने देखी होंगी चट्टानों में से फूल निकल रहे होते हैं, जैसे शिमला विमला जाओ रास्ते में से प्लांट्स नहीं निकल रहे होते, रॉक्स में से, चट्टानों में से। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेते हैं अपना। ओके, जैसे कि ये देख सकते हो आप, रूट्स रूट्स फोर्स देयर वे इनटू जॉइंट्स एंड बेडिंग प्लेस। ठीक है ना, ये जॉइंट था। ठीक है, इसमें से रास्ता ढूंढ लिया रूट्स ने बाहर निकलने का। बिल्कुल सही जवाब दिया देवी जी ने, पीपल। ठीक है, वो कहते हैं ये बायोटिक फैक्टर है, मतलब जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग को। मैन आल्सो ड्यूरिंग माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग आल्सो। साउंड कम आ रही है, साउंड कम आ रही है कि सही आ रही है? ऑल ओके यार। हेडफोन लगा लो यार। हाँ, तो men during mining or road construction or farming also contribute to the mechanical weathering by excavating the rocks and rendering them more vulnerable to the agents of denudation। ठीक है, वो कहता है सर यार मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, वो मेरे ख्याल से रब हो गया, पता नहीं, चलो एनीवेज। वो कहता है कि जब इंसान माइनिंग करता है, रॉक्स की माइनिंग करता है, ठीक है ना, रोड कंस्ट्रक्शन करता है, तब भी चट्टाने वगैरह काटता है। ठीक है, तो ये भी आल्सो कंट्रीब्यूशन करता है मैकेनिकल वेदरिंग को। ठीक है, जिससे जो बाकी एजेंट्स होते हैं, जैसे इरोजन वाले एजेंट्स होते हैं, जैसे रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, तो इनके संपर्क में आने की इनकी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स थे हमारे, सारे हमने पढ़ लिए फिजिकल वेदरिंग के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वेदरिंग में। उसके बाद आती है सर मास मूवमेंट। पहला टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर का, वेदरिंग। दूसरा है सर मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होती है सर? मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। मास मूवमेंट का मतलब आप नॉर्मल भाषा में लो, मास मूवमेंट का मतलब क्या होगा? मास का मतलब क्या होगा? कुछ कुछ वजनदार चीज, कुछ हैवी चीज। मूवमेंट का मतलब वो चल रही है।
ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल क्या होंगे? रॉक की डिसइंटीग्रेशन हुई, वो जो मटेरियल बचा ना, मतलब रॉक की डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसको बोलेंगे सर हम वेदर्ड मटेरियल। वो कहते हैं मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन अ स्लोप। ये रॉक है सर भाजी, ये रॉक है, इसकी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुई या केमिकल डिसइंटीग्रेशन हुई तो ये कुछ जैसे छोटे छोटे कण, छोटे 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 कण ऐसे नीचे गिरेंगे स्लोप से। ठीक है, अब ये स्लोप से नीचे इसको कौन सी फोर्स खींच रही है? तो जाहिर सी बात है, कौन सी फोर्स है? जीवीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वो मूवमेंट कैसी होगी? एकदम से नीचे गिर जाएंगे? नहीं सर, मूवमेंट में भी ग्रेजुअल, धीरे धीरे भी हो सकती है और सडन भी हो सकती है। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सर ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, कि स्लोप कैसा है, स्मूथ है, खुरदरा है, कैसा है, ज्यादा स्टीप है या एक्सपेंड फॉर्म में है। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा सर वेट ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, अगर भारी पत्थर है, ठीक है, वो एकदम से गिरेगा, अगर हल्का पत्थर है तो वो धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, तीसरा है सर लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर सप्लाइड बाय द रेन वाटर। ठीक है ना, कि मतलब कि जैसे क्या कहते हैं कि ना, जब पानी डलता है तो वो थोड़ा सा और लुब्रिकेट हो जाती है, वो पत्थर जल्दी से गिरने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। ठीक है ना, कि उसका लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर कैसा है, ठीक है ना, जो कि रेन वाटर द्वारा सप्लाई किया जाता है। समझ गए ना? कई बार क्या होता है ना, बरसात होती है तो वहाँ चिकड़ चिकड़ सा हो जाता है। ठीक है, तो वो उसकी स्पीड तेज हो जाती है, वो ग्रेवल्स की जो भी छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं उनकी स्पीड तेज तेज हो जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया होगा शायद। नहीं दिखाया, स्पीकर डालने भूल गया। एनीवेज, ये आपको समझ आ गया। मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की। लेकिन वो मूवमेंट कैसी होगी? वो मूवमेंट ग्रेजुअल भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इधर द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप स्टीप है या ऐसा है या ऐसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेट ऑफ द वेदर डेब्रिस, ठीक है, उस कंकड़ पत्थर की जो भी वेदर्ड मटेरियल है उसका वेट कैसा है, हल्का है, भारी है। ओके, मॉइस्चर कैसा है, लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर जो कि रेन वाटर द्वारा सप्लाई हुआ था, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है सर आपका मास मूवमेंट के टाइप्स। ठीक है, मास मूवमेंट होती है किसके? एक तो सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप बोले तो स्लो और ग्रेजुअल मोर और लेस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द हिल स्लोप्स। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाएंगे सॉइल क्रीप, जैसे कि समझ गए सॉइल क्रीप, यहाँ से मिट्टी जाएगी धीरे धीरे नीचे होनी शुरू होगी, क्योंकि स्लोप ऐसा है ना, इसको बोलते हैं सॉइल क्रीप। यूजली 5 डिग्री से जो कम के स्लोप्स होंगे वहां पे होगी। रेट ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर पर ईयर कैन बी कोज्ड बाय रेन लुब्रिकेशन। जब बरसात आएगी तो यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी पिघल के नीचे चली जाएगी। फ्रीज थॉ, जैसे सपोज करो कुछ झाड़ियां झूड़ी हैं उनकी वजह से। तीसरी है एनिमल्स बुरोइंग। एनिमल सपोज करो यहाँ से घास खा लेते हैं तो यहाँ से मिट्टी निकल जाएगी। ठीक है, तो मिट्टी की इरोजन होनी संभाविक है क्योंकि बारिश वारिश आएगी तो ये मिट्टी निकल जाएगी। चौथी है सर थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, यानी कि टेम्परेचर कम कम होगा या बढ़ेगा उस पर भी डिपेंड करता है मिट्टी की मूवमेंट। ओके, तो उसको बोलते हैं सर सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप इज अ स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस मोर और लेस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द हिल स्लोप्स। मोस्ट कॉमन कहाँ पे होगी? जहां एनिमल ग्रेजिंग स्लोप्स होंगे, क्योंकि एनिमल्स क्या होंगे, आपकी घास वास सारी खा लेंगे तो नीचे क्या बच जाएगी? मिट्टी बच जाएगी। ठीक है, डैम्प सॉइल में होगी जहां थोड़ी सी गीली मिट्टी होगी। ठीक है, बिकॉज वाटर एक्ट एज लुब्रिकेंट, क्योंकि वाटर यहाँ पे क्या काम करेगा? लुब्रिकेंट का काम करेगा। ठीक है सर, समझ आ गया? ये समझ में आया? सॉइल क्रीप समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, स्लो ग्रेजुअल मोर और लेस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन हिल स्लोप्स। ये हम मास वेदरिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है सर आपका सोइल फ्लो। नाम से क्लियर है ना, सोइल फ्लो मतलब मिट्टी का बहाव। ठीक है, सोइल फ्लो कैसे होगा? इसको सोइली फ्लक्शन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉइल होती है जो गीली मिट्टी होती है जिसमें सॉइल और पानी दोनों मिक्स होता है। ठीक है, जिसमें सॉइल एक्ट कैसे करती है? एज अ लिक्विड। तो जिससे क्या होगा? मड फ्लो अकर्स, यानी कि जो चिकड़ का जो बहाव है वो बहेगा। ठीक है, मड फ्लो होगा। समझ गए? सैचुरेटेड सॉइल, और जिसमें कह लो आप सॉइल और वाटर है, जिसमें सॉइल एक्ट करेगी पानी की तरह। कई बार देखा होगा आपने, पहाड़ों वहाड़ों में गए होंगे, जैसे कई बार बरसात आती है तो काफी ऊपर से मिट्टी बहती है, तो बहती बहती एक तरह से चिकड़ नहीं हो जाता कई बार?
मैं भी रिसेंटली गया था, इसलिए मेरे को ना ये पहाड़ी इलाके वाले एग्जाम्पल बड़े याद आ रहे हैं। ये समझ में आया मड फ्लो कैसे होगा? सैचुरेटेड सॉइल इट एक्ट एज लिक्विड, बरसात आएगी मड फ्लो होगा, चिकड़ का बहाव, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये चिकड़ का ये एक पीस दिखाया हुआ है आपको। हाँ, कीचड़ कह लो चिकड़ कह लो, एक कीचड़ ही होता है चिकड़ होता है, दोनों सेम ही होते हैं, कीचड़ कह लो चिकड़ कह लो। हाँ, चिकड़ कीचड़, हाँ मैं बोलने वाला था, कीचड़ इन हिंदी, चिक्कड़ इन पंजाबी। हाँ। हाँ हाँ, बस बस बस, ये देख लो, ये भी सॉइल फ्लो का एग्जांपल है, मास वेदरिंग का एग्जांपल है। जैसे मिट्टी बही हुई है, दिख रही है आपको, छोटे छोटे वो बने हुए हैं, हल्के हल्के से निशान बने हुए हैं, जैसे कि देख सकते हो आप पिक्चर में देख सकते हो। हम्म हम्म। उसके बाद आते हैं सर आपके लैंड स्लाइड्स, ठीक है, स्लम्पिंग और स्लाइडिंग। ठीक है, लैंड स्लाइड्स क्या होता है सर? वेरी रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ये थोड़ी सी तेज है, वेरी रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट व्हेन लार्ज मास ऑफ सॉइल और रॉक फॉल सडनली। ठीक है, आपने पहाड़ी इलाके में गए हो, आपने देखे होंगे ऐसे लैंडस्लाइड्स। ये देखो मैंने पिक्चर भी डाली है, ये देखो जैसे बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे, जैसे लिखा होता है ना कहीं पर, सावधान होके चलें। ठीक है, लैंडस्लाइड का हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड को क्या बोलते हैं? हाँ, इट कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक, या इट कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अभी हम पढ़ेंगे किस वजह से होता है। हाँ, भूस्खलन। हम्म, ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने पहाड़ी रास्ते में, ये देख रहे हो सर, इस तरह से लैंडस्लाइड हो जाता है, जो पत्थर गिरे हुए हैं, गाड़ी फंसी हुई है बेचारी, तो इस तरह से हो जाते हैं। होता क्या, वेरी रैपिड काइंड ऑफ मूवमेंट, एकदम से भी गिर जाता है। व्हेन लार्ज मास ऑफ सॉइल, या फिर सॉइल का बड़ा सा होगा, या फिर रॉक का होगा, चट्टान का, फॉल सडनली, एकदम से गिरेगा। अकर ऑन स्टीप स्लोप, एकदम से स्टीप होंगे स्लोप, ठीक है ना। कॉज्ड, अब इसके चार रीजन बताए हैं लैंडस्लाइड होने के, क्या कारण हो सकते हैं, वो ध्यान से देखेंगे, आंखें खोल के दिमाग खोल के ध्यान से सुनेंगे। कॉज्ड बिकॉज steep slope is undercut by a river or sea so that it falls by gravity। ठीक है ना, पहला रीजन R1 लिखा हुआ है, रीजन 1, पहला रीजन है ग्रेविटी। ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये इस तरह की जो मैंने नोट्स बनाया ना, ये बुक में नहीं मिलेगा, बुक में तो इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, देख के भी आंखों में चक्कर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझ लो। पहला रीजन है ग्रेविटी, दूसरा है सर अर्थक्वेक्स और वोल्केनो। अर्थक्वेक और वोल्केनो की वजह से क्या होगा, जो चट्टानें होगी वो लूजन हो जाएंगी। ठीक है, विच लेड टू लैंडस्लाइड, दैट इज एलएस लैंडस्लाइड। ओके, पहला रीजन है ग्रेविटी, दूसरा है अर्थक्वेक और वोल्केनो, तीसरा है ऑफन इट कोज्ड बाय द लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर। एकदम से बारिश पड़ी, पानी का बहाव ऊपर से बहा, तो साथ ही वो चट्टान का जो पीस है, रॉक का जो पीस है या सॉइल का पीस है, उसको नीचे लाएगी। ठीक है, तीसरा हो सकता है रीजन लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर। चौथा है सर मैन मैन इनहेंसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड बाय क्लियरिंग वेजिटेशन, पेड़ पौधे काट दे। ठीक है, इस वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है फॉर एग्रीकल्चर और हाउसिंग, और रिमूविंग प्लांट कवर। ठीक है, इट अलाउज मोर वाटर टू पेनिट्रेट द सॉइल एंड रॉक्स। ठीक है, तो चौथा रीजन क्या होगा, या तो प्लांट कवर रिमूव कर दें, या फिर वेजिटेशन आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मैन भी आ सकता है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं आपसे, वेजिटेशन क्लियर कर दो या फिर रिमूवल ऑफ प्लांट कवर। ठीक है, ये तीन तो हो गए आपके नेचुरल रीजन, और ये हो गया चौथा आपका मैन मेड रीजन। ठीक है, किसका? लैंडस्लाइड का। लैंडस्लाइड क्या है? मास मूवमेंट का एग्जांपल है। पहला हमने पढ़ा सॉइल क्रीप, दूसरा सॉइल रिफ्लेक्शन जिसको सॉइल फ्लो भी बोलते हैं, और तीसरा है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है? जब लार्ज बड़ा मास ऑफ सॉइल का या फिर चट्टान का, रॉक का एकदम से नीचे गिरता है। अब वो गिरता कहाँ पे गिरेगा? स्टीप स्लोप पे गिरेगा, ये तो पक्का निश्चित है, स्टीप स्लोप पे होगा। ठीक है, अब उसके कारण क्या है? चार कारण है सर उसका। पहला है ग्रेविटी, दूसरा है सर आपका अर्थक्वेक या वोल्केनो, तीसरा है सर आपका लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर, और चौथा है सर मैन मेड। मैन मेड के आगे फर्दर टू पार्ट्स हैं, क्लियरिंग वेजिटेशन और रिमूविंग द प्लांट कवर। ये समझ में आया? लैंडस्लाइड समझ में आया? बहुत ही सिंपल है,
बट कंसेप्ट क्लियर होगा तभी सिंपल है, अदरवाइज आप यू कैन नॉट मेक द डेफिनेशन। ठीक है ना, ये समझ में आया? कोई डाउट हो तो साथ साथ क्लियर कर लो। जीसी लोन खत्म करनी है भाई हमने, जीसी लोन खत्म करनी है, एक एक किताब खत्म कर देनी है तुम्हारी प्रीलिम्स से पहले पहले, फरवरी तक पूरा एकदम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है ना। मैंने सोफिया इंस्टीट्यूट में हमारा पुराने बच्चों को पता होगा शायद, हमने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हमने 4 लेक्चर में खत्म कर दी थी। 4 लेक्चर में सिर्फ, पूरा निचोड़ बताया था, पूरा निचोड़ सिर्फ 4 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा शायद। हाँ, राम कुमार जी को पता है, राम कुमार जी ने शायद लगाई थी क्लास। सिर्फ 4 लेक्चर में, 4 लेक्चर में हमने बिल्कुल निचोड़ बताया, और मतलब ऐसा बताया कि उसको बच्चों ने कहा कि सर अब समझ में आया। करण के पास नोट्स भी हैं, वाह जी वाह। वो कह रहा हमारा तो भी मिडेवल भी नहीं हुआ। अच्छा, मिडेवल नहीं हुआ, कोई नहीं, हो जाएगा बच्चों। सर थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया मैंने। आप जिस्ट पढ़ाया था, जिस्ट। जिस्ट में क्या होता है ना कि हम लोग बिल्कुल निचोड़ पढ़ते हैं एकदम, पूरा मतलब इधर उधर की फालतू बकवास नहीं, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और एकदम फटाफट पढ़ते हैं। 4 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। ठीक है ना। और वो हिस्ट्री वाला अगर आपने कोर्स कर लिया, ओके, वो हिस्ट्री का अगर आपने कोर्स कर लिया तो उससे क्या होगा कि आप जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, समझना। तो सिमिलरली ये भी क्या है, ये जो मैं आपको जीसी लॉन्ग पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी जिस्ट है, मतलब निचोड़ है। अगर ये पढ़ने के बाद बुक पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना, याद रखना, इसको पढ़ने के बाद बुक एकदम आसानी से समझ आएगी, मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये पढ़ने के बाद ही जीसी लॉन्ग पढ़ना, या फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जीसी लॉन्ग पढ़ना। ठीक है ना। एनीवेज, तो 4 रीजन हमने पढ़ लिए लैंडस्लाइड के। पहला ग्रेविटी, दूसरा अर्थक्वेक या वोल्केनो, तीसरा लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर, और चौथा है सर मैन मेड रीजन, क्लियरिंग वेजिटेशन और रिमूविंग प्लांट कवर। ओके। अरे भाई, किस किस की क्लासे लूंगा मैं? जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी ना, फिर हम लोग सभी सभी थोड़ा थोड़ा छेड़ेंगे। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ मेरे को ऊपर दे दो है। नन्ही सी जान पे इतना सारा बोझ है। नहीं नहीं, होंगी होंगी होंगी, जल्दी शुरू होंगी, टेंशन नहीं लेनी, भगवान से दुआ करो जल्द शुरू हो। उसके बाद आता है सर, मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो कंपनियां तो कहते हैं कि भाई मार्च तक नहीं खुलेंगी, फरवरी मार्च तक, मतलब कुछ जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो मार्च तक नहीं खुलेंगी। तो मेरे ख्याल से स्कूल वगैरह भी शायद मार्च तक ही बंद होंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है। अरे बाजी, शुक्रिया शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ग्राउंड वाटर पे आ जाओ। ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर बनता कैसे है सर? ग्राउंड वाटर तो पता ही होगा आपको, कुएं में से पानी निकालते हो आप, ठीक है ना, वो ग्राउंड वाटर ही होता है। ठीक है। अब ग्राउंड वाटर कैसे बनता, कैसे अब आपको ग्राउंड में सर कोई पानी कैसे डालता है, वो समझना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है सर्कुलेशन होता है सर पानी का बिटवीन लैंड, सी एंड एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको डायग्राम दिखाते हैं, हमने स्क्रीनशॉट सारे ले रखे हैं। ये है सर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सर, ये नदी है सर, पहला प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ, ये नदी है, रिवर है। इवेपोरेशन, सूरज निकला सर, इवेपोरेशन हुई, इवेपोरेशन के बाद सर कंडेंसेशन हुई सर, बादल बादल बने, बादल के बाद सर बरसात वाले बादल बने, फिर बरसात हुई, बरसात हुई सर, पेड़ों पे पानी गया सर, पेड़ों की जड़ों से ग्राउंड में चला गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ट्रांसपीरेशन भी हुई सर, ट्रांसपीरेशन यानी कि जो पेड़ों में पानी है उसकी ट्रांसपीरेशन हुई, इस वजह से भी बादल बनते हैं। ठीक है, और फर्दर बरसात होती है। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है,
लैंड सी, यार ये ना सारा माउस बड़ा खराब है, लैंड सी और एटमॉस्फेयर के बीच में जब पानी घूमता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, LSA, लैंड सी और एटमॉस्फेयर के बीच में। जैसे कि आपको डायग्राम बनाया हुआ, आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप डायग्राम भी बना सकते हो छोटा सा। क्या कह रहे हो भाई, मैडम्स भी हैं? रोहित कुमार क्या कह रहे हो, मैडम भी हैं? क्या कह रहे हो पाजी? डर गया बेचारा, बोल नहीं रहा। तो ये समझ में आया, सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड सी एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बारिश आती है सर, बारिश से पानी निकलता है सर, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? कुछ पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, जैसे अभी आपको पिक्चर में दिखाया, रिटर्न टू एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर, ठीक है। कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, जो कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसमें से निकल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मच ऑफ इट जॉइंस स्ट्रीम्स और रिवर्स इवेंचुअली रीचेस सी एंड ओशन। कुछ पानी आपका नदियों में चला जाता है और नदियों से किस में जाता है, समुद्र में। जैसे कि गंगा रिवर कौन से ओशन में ड्रेन करती है, उनसे सी में ड्रेन करती है। बिल्कुल सर, सही कहा जाता है, बादल समुद्र से पानी उठाते हैं, अभी आपको बताया तो पाजी, ये बताया तो पाजी, ये बताया तो नदी समुद्र पानी उठाया पाजी, बताया तो। हाँ, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मच ऑफ इट joins streams and rivers and eventually reaches seas and oceans known as run off, इसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। और कुछ पानी जो कि परकुलेट हो जाता है यानी कि रिस जाता है कहाँ पे, डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल एंड रॉक्स फिलिंग अप जॉइंट्स एंड पोर स्पेसेस, और उस चट्टानों में पोर्स होते हैं, स्पेसिस होते हैं, ठीक है, वो चट्टानों में चला जाता है, चट्टानों से नीचे चला जाता है, ठीक है, विच फॉर्म द ग्राउंड वाटर, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ आई। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वो बताना चाह रहा है कि बारिश आती है, रेन आती है, रेन में से पानी निकलता है। अब पानी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है वाटर वेपर बन के, कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, फिर वो प्लांट्स से धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दूसरा, तीसरा आता है सर, कुछ पानी जो बरसात का पानी होता है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स में चला जाता है और वो रिवर जाके फर्दर ज्वाइन हो जाती है ओशियंस में, जिसको रन ऑफ बोलते हैं, ओके। और उसके बाद वो कहता है कुछ पानी जो कि पर्कुलेट हो जाता है कहाँ पे, सॉइल में, ठीक है, एंड रॉक्स फिलिंग अप जॉइंट्स एंड पोर स्पेसेस, इट फॉर्म द ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर बनाता है, ठीक है ना। चट्टाने होती है, उसमें पोर्स होते हैं, स्पेसिस होते हैं, जैसे अभी पीछे दिखाई थी, कौन सी रॉक दिखाई दी जिसमें ज्यादा पोर्स और स्पेसिस होते हैं, कौन सी, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, हाँ लाइमस्टोन तो है, हाँ सेडिमेंट्री रॉक, ओके। एंड ग्राउंड वाटर इज द, जो कि हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर, तो हम ग्राउंड वाटर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेदरिंग एंड मास मूवमेंट री एंटर इनटू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बाय द वे ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग करे थे हमने लास्ट लास्ट क्लास में, स्प्रिंग्स करे थे, हॉट स्प्रिंग्स करे थे, पानी निकलता है धरती में से, ज्वाला माँ का एग्जांपल दिया था, है ना, याद है ना। तो वो कहता है कि ग्राउंड वाटर कैसे निकलता है बाहर, नेचुरली बाय द वे ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर का अमाउंट किस पे डिपेंड करता है सर? ग्राउंड वाटर का सर अमाउंट डिपेंड करता है सर क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है ना। अगर तो ड्राई क्लाइमेट है, अगर आपके वहां पे सूखा है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्विकली इवेपोरेटेड इनटू द ड्राई एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, धूप वगैरह बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, जल्दी से वेपोरेशन हो जाएगी, तो पानी सारा वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर ज्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है यानी बरसात बरसात आती रहती है, तो सरफेस ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मच ऑफ वाटर में मूव एज रन ऑफ, ठीक है ना।
और वो कहता है कि ग्राउंड वाटर का अमाउंट इस पे भी डिपेंड करता है कि रॉक की नेचर कैसी है, हाउ इजीली दे एब्जॉर्ब और रिटेन वाटर। अगर तो पोरस रॉक है, यानी कि अगर उस रॉक में पोर्स हैं, पोर्स छिद्र हैं, ठीक है, एंड वाटर इजीली एब्जॉर्ब इन पोर स्पेसिस, तो पानी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा पोर स्पेसिस में। अगर वो रॉक परमिएबल है, ठीक है, इट मींस इट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम क्विकली, ठीक है। एग्जांपल, ग्रेनाइट इज अ परवियस रॉक और परमिएबल रॉक, ठीक है। क्ले इज हाईली पोरस, दैट इज पोर स्पेसिस to absorb water. However, pore spaces are so small, therefore water does not move easily through the rock. It is impermeable rock. Impermeable, permeable का आपको एग्जांपल देते हैं, डायग्राम बनाया हुआ, आपको फिर दोबारा समझ आ जाएगा। ये तो होगी सर आपकी पोरस रॉक, ये दिख रहे हैं सर, छिद्र दिख रहे हैं, पोर स्पेसिस दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, उन उस पानी को अंदर सोख लेगी, ठीक है, अगर जो पोर स्पेसिस है वो छोटे छोटे होंगे। अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये देखो सर, अब इसकी परमिएबिलिटी कम है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है ना, बीच में पानी इकट्ठा हो जाएगा। अगर इसमें बड़े बड़े छिद्र हैं, जैसे देख सकते हो आप, बड़े बड़े क्रीवाइसिस हैं या क्रैक्स हैं, ठीक है, इसकी हाई परमिएबिलिटी है, ठीक है ना। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, हाउ फ्रीली फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस इन अ रॉक, द पोर्स मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है ना। इसकी लो परमिएबिलिटी क्योंकि पानी इजिली पास नहीं हो रहा, ठीक है। इम्परमिएबल का मतलब क्या है, वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू, इसमें से पानी निकल नहीं सकता, निकलेगा मतलब इतना नहीं निकलेगा, यानी इसकी परमिएबिलिटी कम है। लेकिन इसकी हाई परमिएबिलिटी है क्योंकि इसमें पोर स्पेसिस क्या है, ज्यादा। परमिएबिलिटी का लिखा हुआ ना, हाउ फ्रीली वाटर फ्लोज थ्रू द ओपन स्पेसिस इन अ रॉक। जैसे कि ये देखो परमिएबिलिटी, इसमें ऊपर पानी डाला तो इजिली, परमिएबल का मतलब परमिशन मिल रही है निकलने की, ऐसे याद रखना है परमिएबल, ठीक है, परमिशन मिल रही है निकलने की, ये होगी परमिएबल रॉक जिसमें से पानी इजीली निकल रहा है, ठीक है। अगर धीरे धीरे निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो मींस उसकी परमिएबिलिटी क्या है, कम है। समझे, समझे मेरी बात, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर कैसे कैसे होगा, मतलब ग्राउंड वाटर कैसे नीचे कैसे जाएगा, अगर वो रॉक क्या होगी, पर ज्यादा परमिएबिलिटी वाली होगी या कम परमिएबिलिटी वाली होगी तो ग्राउंड वाटर बनेगा, हाई परमेबिलिटी वाली होगी ना बेटा, तभी तो पानी नीचे जाके स्टोर होगा। ऊपर परमिएबल लेयर होगी और नीचे इम्परमिएबल लेयर होगी, ठीक है ना, ताकि बीच में पानी इकट्ठा हो सके। इम्परमिएबल तो रोकेगी नीचे जाने से पानी फर्दर, और ऊपर जो परमिएबल होगी वो अलाउ करेगी कि नीचे पानी चला जाए, यानी ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो जाए। समझे मेरी बात, आपको डायग्राम दिखाएंगे अभी, और एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर दोबारा से, देखो ध्यान से देखो, दोबारा से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत, ठीक है ना। इस तरह सर ये क्या बता दिया आपने, पानी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये क्या है सर, हमें नहीं समझ आया, अभी आपको दोबारा समझाएंगे। देखो, वो कहता है कि ग्राउंड वाटर का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है सर रॉक की नेचर कैसी है, ठीक है ना, हाउ इजिली दे एब्सॉर्ब और रिटेन वाटर। जैसे आपका दिमाग है सर, आपको टीचर ने जो मर्जी बोला कि सर, दीपांशु सर बोलते हैं ये बेटा पढ़ो, बेटा नोट्स बनाओ, बेटा ये करो वो करो, आपका दिमाग क्या है सर, आपका दिमाग परमिएबल है, आपने एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, ठीक है ना। कुछ बच्चों का दिमाग है इम्परमिएबल, उन्होंने दिमाग में रिटेन करके रखा, नहीं नहीं सर, कोई नहीं सर, हम आपको असाइनमेंट बना के देंगे, ठीक है ना। उनका इम्परमिएबल है, यानी कि बात दूसरे कान से बाहर नहीं निकलती है। तो जो इम्परमिएबल बच्चे हैं उन्होंने मेरे को असाइनमेंट सबमिट की क्योंकि उन्होंने दिमाग में बात एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ बच्चों का दिमाग परमिएबल है, ठीक है ना, उन्होंने कहा एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, सर हमारा दिमाग तो परमिएबल है, हम तो परमिशन देते हैं, एक बात निकले दूसरी, एक बात सुने और दूसरी को निकाल दें, दूसरे कान से निकाल दें, ठीक है ना। सो अब समझ में आया परमिएबल और इम्परमिएबल में डिफरेंस, अब बच्चों को पता होगा, जो से परमिएबल हो गए उनको पता होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ठीक है पाजी, पाजी वो बढ़िया देना पड़ता है ना, तो समझ नहीं आएगा, बच्चे हैं ना हम, तो बच्चों को बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाएंगे तभी तो समझ आएगा, बच्चों को अगर टीचर वाली लैंग्वेज में समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए अब समझ में आया होगा। तो देखिए, तो ध्यान से देखना, आपके पोर स्पेसिस यानी आपकी बॉडी में छिद्र कहाँ कहाँ से निकलती हैं बातें, कान में से निकल जाती है, मुंह से निकल जाती है, नाक से निकल जाती हैं, खैर बाकी छिद्रों की बात नहीं करेंगे हम तो आ जाएंगे इधर। ग्राउंड वाटर amount depend upon the nature of rocks, how easily they absorb and retain water. Okay, porous rock में pore spaces होते हैं, so water easily absorb in pore spaces, ठीक है। permeable में क्या होता है, allow water to pass through them easily,
मतलब परमिशन मिलती है। पोर्स तो सब में होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है, किसकी परमिएबिलिटी कम है, ठीक है ना। ग्रेनाइट परमिएबल रॉक है, ठीक है, इजीली पानी फ्लो थ्रू हो जाता है। क्ले क्या, हाईली पोरस है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। कभी आपने क्ले देखी होगी, चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। हाउएवर पोर स्पेसेस आर सो स्मॉल, होते हैं पोर्स बट बहुत थिन होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। देयरफॉर वाटर डज नॉट मूव इजीली थ्रू दिस रॉक, सो इट इज इम्पर्मिएबल। ये समझ में आ गया? तो अभी आपको डायग्राम और बताएंगे तो और अच्छी तरह समझ आएगा। ये मेरे नोट्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज मैं इसको दोबारा से लिखूंगा। दिख रहे हैं, इजीली दिख रहे हैं वाटर टेबल, थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो समझ आ जाएगा, बेफिक्र रहो। हम्म, मैं जूम करूं या आप जूम कर लोगे? मैं जूम करूं या आप लोग करोगे? अच्छा अच्छा आप लोग करोगे, आप लोग कर लो, जूम कर लो। अच्छा मैं भी करूं? अच्छा कर लेंगे। लैपटॉप पर नहीं हो रहा जूम? ओके लेट मी ट्राई यार। कहाँ से होगा यार ये? हाँ यहाँ से होगा। अभी बनी बात कुछ यार, मैं बोलता हूँ ठीक है, ज्यादा वो नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई, समझ आ जाएगा, ऐसे समझ आ जाएगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, जॉट डाउन कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, ठीक है। देखो देखो, वाटर टेबल की बात हो रही है, ठीक है। वो कहता है वाटर सीप्स थ्रू ग्राउंड मूव्स डाउन अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पानी जब ऊपर आया तो वो नीचे कैसे जाएगा? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंटिल इट रीचेस इम्पर्मिएबल लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच इट कैन नॉट पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे जो सी सबसे नीचे क्या होगी? इम्पर्मिएबल रॉक होगी ना, तभी तो वो पानी को नीचे नहीं जाने देगी, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अंटिल इट रीचेस इम्पर्मिएबल लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच इट कैन नॉट पास, जिसमें से वो पास नहीं होती। हाँ स्क्रीनशॉट लेना, बाद में जूम करके देखना, ठीक है। वो कह रहा है इफ देयर इज नो रेडी आउटलेट फॉर ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, अगर तो कोई स्प्रिंग का आउटलेट नहीं है बाहर निकलने के लिए, द वाटर अक्यूमुलेट्स अबव इम्पर्मिएबल लेयर एंड सैचुरेट द रॉक। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। द परमिएबल लेयर इन विच वाटर इज स्टोर्ड इज नोन एज एक्वीफायर, ठीक है, एक्वीफर, ठीक है। एंड सरफेस ऑफ सैचुरेटेड एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाया होगा, देखो ध्यान से देखो, ऊपर है सर इम्परमिएबल लेयर, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा पानी, पानी तो जाने देगी बट थोड़ा थोड़ा जाने देगी, और बीच में आ गई सर हमारी परमिएबल लेयर, और सबसे नीचे आ गई इम्परमिएबल। अभी पानी क्या होगा? बीच में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। water falling on permeable layer gradually steeps downward by force of gravity until it reaches lowest part of the basin, ठीक है ना। and this जो below में impermeable layer है, it below में it prevents the water from passing downwards, और नीचे नहीं जाने देगी, ठीक है। while impermeable layer on the top prevents any possibility of water escaping upwards, जो ऊपर इम्पर्मिएबल लेयर है वो बाहर नहीं जाने देगी, और जो नीचे इम्पर्मिएबल लेयर है वो नीचे नहीं जाने देगी फर्दर, ठीक है ना। तो और जो बीच की परमिएबल है उसमें पानी स्टोर हो जाएगा, समझ लो सर। ये जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, दोबारा से देखो, वाटर फॉलिंग ऑन परमिएबल लेयर ग्रेजुअली सीप्स डाउनवर्ड, ठीक है। फर्स्ट लेयर इम्पर्मिएबल है, इम्पर्मिएबल देन परमिएबल देन इम्पर्मिएबल। ऊपर इम्पर्मिएबल इसलिए रखी, इसलिए है क्योंकि पानी बाहर सैचुरेट ना हो जाए, ठीक है ना। Water falling on permeable layer gradually seeps downward by the force of gravity until it reaches lowest part of the basin, or below it prevents the water from passing downwards, while impermeable on the top prevent the possibility of water escaping out upward, ठीक है ना, कि बाहर पानी ना निकले ऊपर, ओके। वो कहता है कि वाटर टेबल की जो डेप्थ है, ये WT बोले तो वाटर टेबल, वाटर टेबल की जो डेप्थ है वे वेरी करेगी ग्रेटली विद द सीजंस, ठीक है। अगर तो प्लेंटी रेन होगी, यानी बारिश अगर जबरदस्त आ रही है,
वो तो वाटर टेबल राइज होगा, ठीक है ना, और अगर ड्राई पीरियड चल रहा है तो वाटर टेबल लोअर होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल कंसेप्ट। उसके बाद आता है सर स्प्रिंग। स्प्रिंग मैंने आपको बता दिया आउटलेट फॉर द वाटर टेबल, ठीक है, ये नेचुरल होता है, मैनमेड नहीं होता, आपको बताया था पहले भी। ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक रिलीज्ड onto the surface at points where water table reaches the surface, ठीक है। outlet for such water, water may seep gradually out of the rock, may gush out as a fountain, ठीक है। स्प्रिंग की मेरे पास पिक्चर नहीं है, आपको मैंने बोला था कि वो देख लेना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे स्प्रिंग्स वगैरह उसमें बनाया हुआ। यार पानी निकलता है यार इस तरह से, ये जैसे सपोज करो वाटर टेबल है, इसमें से ऐसे पानी निकलता है, ठीक है, ऐसे पानी निकलता है, इसको स्प्रिंग्स बोलते हैं। बताया भी था आइसलैंड में बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। ग्राउंड वाटर उसमें स्टोर हुआ, उसमें आउटलेट जरा सा बन गया तो वो बाहर निकल जाएगा वहां से पानी, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। हाँ मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में, अगर ध्यान हो तो। उसके बाद आते हैं सर वेल्स, कुएं जिसको बोलते हैं हम लोग, ये मैनमेड होते हैं, ठीक है। मैन कैन यूज स्टोर्ड वाटर बिलो ग्राउंड बाय सिंकिंग वेल्स, ठीक है ना, आपके घर के आसपास भी होगा कुआं, ठीक है ना। अब तो आजकल सभी ने सबमर्सिबल लगा लिया, ठीक है ना। सिंकिंग वेल्स, होल इज बोर्ड, बोरिंग होती है पहले होल की, ठीक है, थ्रू द अर्थ अंटिल वाटर टेबल इज रीच, जब वाटर टेबल आ जाता है तब तक वो बोरिंग करते रहते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, ठीक है। वेल मस्ट बी सिंक टू द डेप्थ ऑफ परमिएबल वाटर टेबल इफ अ कॉन्स्टेंटली सप्लाई ऑफ वाटर इज टू बी ऑब्टेन। वो कहता है कि किस डेप्थ तक खोदना है जब तक परमिएबल लेयर ना आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि परमिशन दे आपको पानी निकालने की, ठीक है ना। इफ अ कॉन्स्टेंटली सप्लाई ऑफ वाटर इज टू बी ऑब्टेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन एरिड एरियाज, आपको पता है जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पे जरूरी है ये वेल लगाने। फॉर एग्जांपल आर्टिसन वेल एग्जांपल दिया हुआ, वो कहता है ऑल वेल्स आर बोर्ड बाय मेंस डिप्लीट द ग्राउंड वाटर, मतलब जितने भी कुएं हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड टेबल है, जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे कि अभी पीछे रिपोर्ट भी आई थी कि 2030 में कुछ राज्यों के नाम लिखे होते हैं, उसमें से हरियाणा इज आल्सो वन ऑफ देम, जिसका ग्राउंड वाटर टेबल है जो कि डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन थे वाटर टेबल से रिलेटेड, वाटर टेबल, स्प्रिंग्स और वेल्स, ठीक है, ये तीन करें। बहुत सिंपल है, इसमें कोई अगर आपको नई पिक्चर नजर आ रही तो मैं आपको ना इसका वो भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, उस पे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मेरे को एक बार मैसेज कर देना, ओके, ग्रुप पे भेज दूंगा तो वहीं से कर लेना। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, आपका जो ये है चौथा चैप्टर है ना, एक सेकंड, फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है ना, हाँ फोर्थ चैप्टर है। वेदरिंग होगी, मास वाटर होगी, ग्राउंड वाटर होगी, ठीक है। देखो इस तरह से जब चैप्टर रिवाइज कर लो ना, नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ। जैसे वेदरिंग लिखा, वेदरिंग के आगे कितनी तरह की होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग में 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब रिवाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। सी फॉर केमिकल वेदरिंग लिख दिया। केमिकल वेदरिंग में 3 प्रोसेस पड़े, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, चैप्टर के बाहर ही लिख दो, उसमें ही लिख दो जहां आपने चैप्टर का नाम लिखा, ऑक्सीडेशन। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद आपने करी, उसके बाद आपने करी फिजिकल और इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा था, एच मेरा अच्छा डल जाए, हाँ ये पढ़ेगा, हॉट एंड कूल, हॉट एंड कूल। उसके बाद क्या पढ़ा, वेट और ड्राई, वेट और ड्राई पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वेट और ड्राई के बाद उसके बाद क्या पढ़ा हमने, फ्रोस्ट एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन के बाद क्या पढ़ा, फ्रोस्ट एक्शन के बाद क्या पढ़ा हमने, बायोटिक फैक्टर, वेरी गुड, बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया वेदरिंग खत्म, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा पहले, सोइल क्रीप और सोलिफ्लेक्शन, ठीक है, सॉइल क्रीप और सोलिफ्लेक्शन बोलते हैं जिसको। उसके बाद पढ़ा हमने सॉइल फ्लो, सॉइल फ्लो पढ़ा, ठीक है, मड फ्लो भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा मास मूवमेंट में,
मास मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा? हाँ, लैंडस्लाइड पढ़ा। ओके, लैंडस्लाइड के हमने 4 रीजन पढ़े। ऐसे ही हाइफन डाल के 4 रीजन लिख दिए इसके। क्या क्या थे? एक तो ग्रेविटी होगी, अर्थक्वेक, वोल्केनो हो गए, ठीक है, लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर हो गए, और चौथा मैनमेड। ठीक है, मैनमेड में भी आगे फर्दर 2 पॉइंट्स थे, रिमूवल ऑफ कवर, सॉइल कवर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ग्राउंड वाटर पढ़े। ग्राउंड वाटर में हमने वेल्स पढ़े, ठीक है, आपके हमने वाटर टेबल पढ़ा। ओके, और इसमें हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, परमिएबल इम्परमिएबल लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से नोट्स बनाने हैं आपने, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, सिर्फ एब्रीविएशन यूज करनी है। इससे ना आपको ये सिर्फ अपने लिए बनाना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है। इससे आपको ये याद रहेगा कि हाँ यार, मैंने चैप्टर कितनी डेप्थ में पढ़ा हुआ है। एक एक पॉइंट लिख के एक एक लाइन लिखनी है। समझे मेरी बात? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया। ऑल क्लियर? हाँ, ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाओ। बहुत ही चैप्टर कर लिया आपने। सपोज हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री में सपोज करो मिडिवल हिस्ट्री कर रहे हो, अकबर के टाइम में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे। जैसे सपोज करो, जैसे अकबर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, अकबर के टाइम में पॉलिटी रिफॉर्म्स कौन से हुए थे, मतलब उसने अपने राज्य में क्या क्या चीजें शुरू की थी। उसने सोशल रिफॉर्म्स क्या शुरू किए थे, यानी समाज के लिए क्या शुरू किया था, नीचे लिख लिए पॉइंट्स में, ठीक है। आगे फर्दर इसके एक एक पॉइंट्स में खाली एब्रीविएशन यूज करनी है, हमने ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, ठीक है। सोशल रिफॉर्म लिख लिए 2-3, ठीक है। उसके बाद आपके तीसरे आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, EAR करके, ठीक है ना, यानी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सुधारने के लिए उसने क्या क्या किया, ठीक है। तो जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। कौन सा राजा था जिसने MSP शुरू किया था? कौन सा राजा था जिसने MSP शुरू किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसने शुरू किया था? गूगल करने वाले को भगवान माफ नहीं करेगा इसलिए गूगल मत करना। कौन सा राजा था जिसने MSP शुरू किया था? बताओ। नहीं पता? नहीं पता, गूगल करके आना फिर। चलो मैं बताता हूँ। नहीं, तो गलत नहीं। शाहजहां नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। रणवीर सिंह ना लिखाना पेपर में, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलो, तो आपको ये समझ आ गया मैंने कि जैसा आपको बताया कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं। ओके, वेदरिंग मास मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर है, हाँ यार ये परमिएबल लेयर होती है, इम्परमिएबल लेयर क्या होती है, एसिड लावा क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है। तो बस खाली आप, बंदे ने नाम बोला और साथ ही आपने मुंह से निकाल के उसको दे के मारा। तो भाई मेरे से पूछेगा क्या तू, ये है क्या चीज? जीसीलियम क्या है क्या? 25 चैप्टर की मारनी है, 25 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। 25 छोड़, मैं 20 दिन में खत्म कर दूंगा। ऐसे अगले को दिखाना है, अगला बंदा डर जाए। तुम्हारा रूममेट कह रहे भैया चरण कहाँ है आपकी, इस तरह नतमस्तक हो जाए, अरे भैया दंडवत प्रणाम, ठीक है ना। इस तरह से पूरा, मतलब कमरे में तो पूरा एकदम माहौल बना के रखना है। अगला वाला कहे भाई मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये तो बंदा पक्का बनेगा IAS IPS, पूरा डरा के रखना है। और वो डरा के कब रखोगे, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। चलना, वेदरिंग 2 तरह की होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग का दूसरा नाम मैकेनिकल वेदरिंग है, ठीक है ना। मेरे को मत बना, उसके पार्ट्स भी बता दूंगा मैं, केमिकल के सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, आगे भी समझाऊं क्या?
भाई बंदे को वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे भाई पता नहीं कितनी खतरनाक तैयारी कर रहा है। ठीक है सर, रिवीजन इज मस्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इतनी गंदी रिवीजन करो ना, इतनी गंदी रिवीजन करो, आपका रूममेट भाई साहब कह दे भाई मैं तो रूम छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं पता नहीं इसका कॉन्फिडेंस देख के मैं ही ना आत्महत्या कर लूं। सीरियसली बता रहा हूँ, उसको डरा के रखना पूरा। अड़ोस पड़ोस के अंकल जी, आप अपनी लुगाई की बात नहीं सुन रहे, आपका दिमाग इम्परमिएबल है, ठीक है ना। हमारे पापा को देख लो, परमिएबल दिमाग है, ठीक है ना। एक कान से सुनते हैं दूसरे, ठीक है, नहीं मेरे पापा का इम्परमिएबल है, आपका परमिएबल है, क्योंकि आप एक कान से सुन रहे हो दूसरे निकाल रहे हो, ठीक है। इस तरह समझाना है अगले को, बंदे को। आपके पड़ोसी कह रहे भैया इम्परमिएबल क्या होता है, गूगल करने बैठ गए यहाँ पे। अरे भैया इम्परमिएबल पता नहीं क्या चीज बोल गया लड़का, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल क्या होता है। तो इस तरह से कुछ समझाओ ना, मतलब आसपास माहौल बना के रखना है भाई, रोला बना के। अंकल बोले सिगरेट पी रहे हो बाहर खड़े हो गए, अंकल क्या कर रहे हो, राइट टू लाइफ अंकल, आर्टिकल 21, राइट टू प्रिवेसी, कुछ बोले तो थप्पड़ मारेंगे आपको, फंडामेंटल राइट है हमारा, समझे। इस तरह से ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ, ठीक है ना। हाँ, मतलब पूरा डरा के रखना है भाई, ऐसी ऐसी टर्म्स बोलती सर। गोची लोंग भैया जी की किताब पढ़े हैं भैया, चैप्टर 4 तक पहुंच चुके हैं, चैप्टर 5 शनिवार को हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अंकल चाइनीज किताबें पढ़ रहे हैं, अंकल चाइनीज बंद होगी, आप क्या सोच रहे हो, हल्के में ले रहे हो क्या हमें। थप्पड़, थप्पड़ हाथ से नहीं मारना, जुबान से मारना थप्पड़, अगला डेड हो जाए, अगला चरण स्पर्श करे रोज। अरे इसका लौंडा आता है तिवारी जी का, पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, हमें हमें तो समझ ही नहीं आती, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है। अब पता नहीं गाली दे रहा है, समझा रहा है कि बेइज्जती कर रहा है, मतलब बंदे कंफ्यूज करके रखने आसपास, टेंशन में आ जाए, अरे भाई ये तो पता नहीं क्या साइंटिस्ट ही ना बन जाए लड़का, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आएगा, जब तक आप रिवाइज करोगे नहीं ना तब तक नहीं आएगा। रिवाइज 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 भाई, डराना है हमने, लोगों को डराना है, माहौल बना के रखना है, पूरा माहौल। हाँ, ठीक है ना, लोगों को जलील कर देना भाई, आसपास लोग कहें भैया, भैया ये तो खतरनाक हो आप, मतलब क्या खाते हो सुबह सुबह, सुल्फा वुल्फा पीते हो क्या, अल्फाज की गोली खाते हो क्या, तो पूरा डरा के रखना। वो डरेंगे तभी जब तक आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज इज द वेपन भाई, खींच के मारो मुंह पे तमाचा परमिएबल लेयर का। अगला बंदा उठे ना 4 दिन तक सोचता रहे क्या पढ़ा दिया मेरे लड़के ने, तो आज तक इस तरह की नॉलेजफुल बातें की ही नहीं कभी, समझे। माहौल बना के रखो, ठीक है।